हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक वन शॉट लेके। इस बार फ्रेंड्स हमने पाइथन प्रोग्राम का वन शॉट लाया है, यूनिट फर्स्ट का फ्रेंड्स, जो कि सेमेस्टर थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं हमने वन शॉट जितना भी लाया है अभी तक, सारे सब्जेक्ट जो कि आपके जिनका एग्ज़ाम फ्रेंड्स अभी अब फरवरी में है, नज़दीकी है आपका। जैसे कि 18 फरवरी को कुछ एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड्स, तो उसके हम लोग वन शॉट तैयार कर रहे हैं। 22 फरवरी को कुछ एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, कुछ 19 को एग्ज़ाम्स हैं, कुछ 21 को हैं। ये फ्रेंड्स सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर थर्ड के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें से फ्रेंड्स सेमेस्टर जो थर्ड है फ्रेंड्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पाइथन एक कह सकते हैं कि एज अ CS वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसको ऐड किया गया है। इलेक्ट्रिकल में फ्रेंड्स इसको हल्का फुल्का नॉलेज के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी आप सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें फ्रेंड्स आपको C लैंग्वेज के प्रति थोड़ा रूबरू करवाया गया होगा, उसमें आपको बताया गया होगा C लैंग्वेज के बारे में कुछ। तो उसी प्रकार से फ्रेंड पाइथन है, इसमें भी आपको मतलब बेसिक्स क्या पाइथन है, कैसे है, क्या है वो लैंग्वेज, किस टाइप का है, इसके बारे में तो नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या कह सकते हैं कि शुरुआत होता है इसके थ्योरेटिकल चीज़ों पे, जैसे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं उसके, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पाइथन कैसा लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, इसका बेसिक्स उतना नहीं दिया गया है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में फ्रेंड्स सीधे ये आपके क्या कहते हैं कि पाइथन के यूजेस क्या होते हैं, उनके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो उन्हीं सबको देख लेते हैं, आइए देखते हैं। पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि इसमें कैसे क्या होता है, पाइथन में क्या कैसे लिखा जाता है, इसमें बैक लगता है नहीं लगता है, और क्या प्रोसेस होता है। तो पाइथन में फ्रेंड्स जैसा कि आप समझ सकते हैं एक CS सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल के जितने बच्चे होते हैं उनको CS से ज़्यादा कुछ लगाव नहीं होता है। जिनको लगाव होता है वो अपना कोडिंग प्रोग्रामिंग बैकएंड पे करते रहते हैं, वो पढ़ाई का टाइम अलग देते हैं और कोडिंग वोडिंग को अलग टाइम देते हैं। बट जिनको इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, उनके लिए ये एक सिर दर्द वाला सब्जेक्ट है एक तरीके से। जैसे कि C और पाइथन दूसरा जो कि थर्ड सेमेस्टर में आता है आपके, और ये C जो लैंग्वेज है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से होगा। तो पाइथन का बात करें तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, बट हम लोग को क्या है कि उतना इंटरेस्ट नहीं आता है इसको पढ़ने में, बिकॉज ये एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसके भी कुछ शायद क्रेडिट स्कोर एडेड हैं या नहीं एडेड है, वो मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा है। अगर क्रेडिटेड हैं फ्रेंड्स तो आप इनको डीपली पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हमें सीधे इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, हमें इनके बेसिक्स पे नहीं जाना है। पाइथन कैसा लैंग्वेज है, किस टाइप का लैंग्वेज है, ये सब नहीं पूछता है। डायरेक्ट इसके ऑपरेशंस आते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स, इसके डाटा टाइप्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। मेनली क्वेश्चन यही सब पे बनते हैं फ्रेंड्स। अगर आप मेरी बात माने तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जिनके पाइथन में भी बैक लगे थे फ्रेंड्स। हाँ, 2 या 3 नंबर को लेके लगे थे फ्रेंड्स। 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से मिनिमम आप 21 भी नहीं स्कोर पर कर पा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, तो आपका बैक तो लगेगा ही लगेगा। जैसे कि मैंने बताया ये उतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि पूरा कोडिंग ही है इसमें। आप प्रैक्टिकल भी दिए होंगे, आपको असाइनमेंट भी दिया गया होगा साथ ही साथ। प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पूरा कोडिंग बेस्ड होता है। आपको एक फ़ाइल रेडी करना पड़ता है, उसमें पूरा आप कोड लिखते हैं, फिर उसको अटैच करके जमा करते हैं कॉलेज में। और जो इस पे फ्रेंड्स आपको असाइनमेंट्स मिलते होंगे, असाइनमेंट्स में भी फ्रेंड्स आपको सर ने बोला होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोड प्रैक्टिस करना है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे, उस पर आपको कोड बनाना रहता है। सिमिलरली जैसे आपने C पे काम किया था, वैसे ही आपने पाइथन पे काम किया है। कुछ क्लासेस इसके फ्रेंड्स आपका क्या कह सकते हैं कि कुछ क्लासेस आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते होंगे कोड। थियोरेटिकल क्लासेस बहुत कम होती हैं, मैक्सिमम थियोरेटिकल क्लासेस फ्रेंड्स आपको खुद से कवर करना पड़ता है। जितना भी इसमें होता है फ्रेंड्स मेनली तो कोडिंग ही होता है, थियोरेटिकल कुछ होती नहीं है। बेसिक चीज़ें आप अगर आप शुरू से बनाते हुए चलते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, बाकी बिट वाइज ऑपरेशन, ये सब क्या होते हैं, आप शुरू से रिवाइज करते हुए या फिर दिमाग में लेके चलते हैं, तो लास्ट में आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। थियोरेटिकल तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको कोड इसमें प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप प्रॉब्लम उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसके कोड किस तरीके से बनते हैं, उन कोड को आप कोड करिए,
उनको समझिए कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है, किस में क्या ऑपरेटर यूज़ करना है, किसी में क्या लॉजिक यूज़ करना है, कैसे इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। आपको मेनली यही सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। बाकी 2 नंबर में कुछ हल्के फुल्के कोड आते हैं जिनका आउटपुट आपको कभी कभार बोल देता है कि आप इसका आउटपुट बताइए। कुछ फंक्शंस जैसे एक्सप्लिट और इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस का डेफिनेशन आ सकता है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट चैप्टर तो अभी सबसे छोटा चैप्टर है जितना पाइथन के 5वें चैप्टर में देखा जाए तो आइए देखते हैं कंटेंट एक एक बारी बारी से कंटेंट पूरा इसका हम लोग कवर कर लेंगे। तो पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड बेसिक ऑपरेटर्स इसके क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर सोच रहा हूँ कि शॉर्ट ही रखूँ, बिकॉज शॉर्ट रखने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थ्योरी है कुछ जो कि मैं आपको सीधे सीधे समझाते चलूँगा। अभी मैं पीपीटी अटैच कर दिया हूँ तो सीधे आपको उस पीपीटी में मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच किए हैं, उसमें कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे उसका कोड होगा। उसका कोड मेन वही सवाल होता है फ्रेंड्स, उसका कोड। अगर आप जो कोड देख रहे हैं उसको एक बार, आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए उस कोड को। अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से पक्का है कि वो निकल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे लिखने के लिए तो आपको याद नहीं आएगा कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ या क्या फंक्शन यूज़ करूँ, मैं उससे कैसे डिक्लेयर करूँ, उसको स्ट्रिंग में लिखूँ या फिर टपल में लिखूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ या फिर प्रिंट का ऑप्शन कैसे दिया जाता है, उसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोड सिर्फ देखना नहीं है, लिखना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करिए, कंप्यूटर में डाल के आउटपुट लीजिए उसका। उसमें क्या एरर आता है आपको वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चन कि जिसमें आपको एक कोड दिया रहेगा, उसमें एरर, अगर उस कोड में कोई एरर आएगा तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टेल मी द एरर दैट कुड कम इन दिस कोड। तो एरर बेसिक क्या आ सकते हैं वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाइथन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, इसमें भी बैग लगते हैं बहुत लोगों के। पाइथन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, उसका मेनली आपको कोड प्रैक्टिस करना है। डेफिनेशन नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कोड, ओनली कोड। हालांकि इंटरेस्ट बहुत कम होता है इलेक्ट्रिकल वालों का, बट आप देख लीजिए अपने साइड से आप कितना इनपुट दे सकते हैं ताकि आपको 70 में से सफिशिएंट नंबर मिल जाए और आपका बैक ना लगे। आइए देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल से। एक हल्का मैं बेसिक बता दूं, कहीं बेसिक तो बताया नहीं था, हालांकि बेसिक मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है, क्या करता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइथन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि ये आपके हाई लेवल यानी कि आपके अंग्रेजी या हिंदी, हालांकि हिंदी यूज़ नहीं होता है, अंग्रेजी ही लेके चलिए, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है यानी लिटरेचर है उसको फ्रेंड्स ये मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करता है आपके नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी कि हाई लेवल, जो कि हमारे ह्यूमंस के लेवल की लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, जो कि सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टूड है, हम लोग को नहीं है। तो इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस होती हैं वो हमारे इंग्लिश में होती है। मेनली जो इसमें कोडिंग आप करते हैं, जैसे कि प्रिंट आप कमांड देते हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रिंट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल क्यों है? अंग्रेजी है फ्रेंड्स, जो कि ह्यूमन अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है जिसमें प्रिंट, एंड, स्लैश, इफ, वाइल, डू वाइल, ये सब जितने फ्रेंड्स आप नेम्स पढ़ रहे हैं ये सब इंग्लिश लेटर्स हैं, इंग्लिश लेटर्स हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लेटर का यूज़ होता है, ना कि बाइनरी 0 1 आपको लिखवाया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड क्या मतलब है कि इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको मिलते हैं, जैसे प्रिंट आपको मिलता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस आपको इसमें प्री डिफाइंड मिलते हैं। उनके मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आपको बार बार उस फंक्शन को या फिर उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको प्री डिफाइंड है तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी फंक्शन आप लेके चलिए, आपका जैसे DEF फंक्शन आप यूज़ करते हैं जो कि एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन है जो कि किसी भी कैरेक्टर को एक फंक्शन का फॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर मैं DEF करके कोई भी एक लेटर लिख दूँ, इसको इरेज करके बताता हूँ, मान लीजिए DEF करके मैं F ऑफ पैरेंथेसिस दे देता हूँ, तो ये एक फंक्शन बन जाएगा ये डेफिनेशन फंक्शन के मदद से। यानी कि ये जो चीज़ है ये पाइथन में प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड, इसको इंटरप्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑलरेडी इंटरप्रेटेड है।
वेरेज कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिनको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसमें जो आप कोड डालेंगे, मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं उसमें XYZ, उसको पहले आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद उसमें एरर चेक होता है कि उस कोड में क्या एरर है क्या नहीं है, तब जाके आप उसको रन कर पाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आप उन सफिशिएंट जैसे कि प्रिंट कमांड, डेफ कमांड, इफ़ कमांड, वाइल कमांड, डू वाइल कमांड, ये जितने तरह के फ्रेंड्स जो प्री डिफाइंड कैरेक्टर हैं पाइथन के, इनको ऑलरेडी इंटरप्रेटेड है, मतलब ऑलरेडी इनको इंटरप्रेटर के थ्रू पास किया जा चुका है, यानी कि ये कभी एरर शो नहीं करेंगे। आपको इन्हें जस्ट सिंपली पुट करना है और ये अपने फंक्शन एज स्पेसिफाइड परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये कंपेटेबल है। अगर आप कोई पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का वेब डेवलपमेंट करते हैं या फिर कोई भी ऐप डेवलपमेंट करते हैं, आप उन सब के जितने भी कोड आप लिखते हैं वो अदर लैंग्वेज में भी सपोर्टेड होते हैं, यानी कि उनको पाइथन से सी से बाकी और तरह के लैंग्वेजेस हैं उसमें आप डायनेमिकली, यानी कि आप फ्लेक्सिबल होते हैं चेंज करने के, इसीलिए इसको डायनेमिक लैंग्वेज बोला जाता है। आप देख सकते हैं किस में यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस में, ऑटोमेशंस में यूज़ होता है, एट इंडस्ट्रियल लेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि आप जानते हैं AI में यूज़ होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्डिंग में यूज़ होता है LLMs में। तो इस टाइप से इसका बेसिक्स होता है फ्रेंड्स। हम ज़्यादा टिप में नहीं जा रहे हैं, हमको इसके प्रैक्टिकल यूज़ पे आना है, ना कि इसके बेसिक पे। इसके बेसिक से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहाँ तक कि आपको कुछ पूछेगा नहीं कि व्हाट इज़ पाइथन या व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज। आपको इस पर क्वेश्चन आएंगे जैसे कि गिव मी द सम ऑफ टू नंबर्स विदाउट स्वैपिंग विद स्वैपिंग टू नंबर्स एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसमें प्रेसिडेंस पे क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंस ऑर्डर दिया रहेगा उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, आउटपुट क्या आएगा। एसोसिएटिव लॉ लगा के क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। पाइथन के बेसिक से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ और वेरिएबल्स आपको समझा देता हूँ कि पाइथन वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स आप जानते हैं, कोई भी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए आप कुछ ना कुछ उसमें लेटर टाइप करते हैं। लेट से कि आपको एक कॉलेज का बनाना है डाटा, तो आप उसमें डिफ़ाइन फंक्शन करेंगे, क्या डिफ़ाइन कॉलेज कर देंगे। तो यहाँ कॉलेज क्या है, वेरिएबल है जिसको एज ए फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है DEF फंक्शन की मदद से। डेफिनेशन क्या कहता है हम एक बार पढ़ लेते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर वैल्यूज। अ वेरिएबल एक्ट एज अ कंटेनर टू होल्ड डाटा विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि वेरिएबल एक ऐसा सेट होता है लेटर्स का, कुछ भी, जैसे कि आप नम दे दिए, इसमें जो आप वैल्यू असाइन करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर से, जैसे कि 1 आपने असाइन कर दिया इक्वल टू ऑपरेटर से, तो ये 1 वैल्यू इसमें स्टोर हो जाती है। यानी कि वेरिएबल एक मेमोरी में, आपके कंप्यूटर के मेमोरी में एक स्पेस ले लेता है, वहाँ पे आपका ये इनपुट डाटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है 1, ये स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड। तो नम एक्चुअली प्रोवाइड्स अ स्टोरेज वैल्यू फॉर इट्स असाइंड वैल्यू। स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है एक तरीके से। आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसको कोई ना कोई तो वेरिएबल नेम देंगे, जैसे n दे सकते हैं, m दे सकते हैं, x दे सकते हैं, y दे सकते हैं। जब उनके साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दीजिए 2, 5 या जो भी वेरिएबल नहीं, जो भी इंटीजर आप देंगे वो इसमें असाइन हो जाएगी। यानी कि वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन की तरह काम करता है पाइथन में। वो किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है जो कि डायरेक्टली बाइनरी कोडेड होता है इन योर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और वो फंक्शन में कहीं भी उस वेरिएबल का आपने यूज़ किया है तो वो डाटा जो आपने इनिशियली स्टोर किया था वो जाके आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन योर फंक्शन या विद इन योर एंटायर द प्रोग्राम। तो उसका एक स्कोप आगे है जिसको फ्रेंड्स ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल नाम से जाना जाता है वो, तो उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप देख लीजिए कि वेरिएबल का एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे फिर मैं एक सिंपल डेफिनेशन और लिखा हूँ। वेरिएबल इज अ symbolic name that stores a value in the memory and it allows programmer to work with the data
डायनेमिकली। यानी कि वही कहने का मतलब है जो मैंने बताया है आपको। कुछ फीचर्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के कि ये म्यूटेबल होता है, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल यानी चेंज किया जा सकता है। डायनेमिक होता है मतलब आप उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज कर सकते हैं, साथ में आप उसको कहीं भी किसी फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी वैल्यू, जैसे बी को आपने गलती से स्ट्रिंग ले लिया, कोई स्ट्रिंग वैल्यू आपने ले ली, मान लीजिए एस, अब इसको आपको मान लीजिए आप एज अ इसको इंटीजर वैल्यू करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इंट बी। अगर आप इंट बी कहीं फंक्शन मेंशन करते हैं तो ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये अब इंटीजर के फॉर्म में प्रोसेस होगा। बट आपका कोड क्या है वो रॉन्ग बताएगा। क्यों? क्योंकि एस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, और अगर आप इसको इंटीजर की तरह प्रोसेस करेंगे प्रोग्राम में तो ये ऑब्वियसली एरर बताएगा। बट इन द प्लेस ऑफ, अगर आप कोई इंटीजर है, जैसे कि नंबर 5 ले लेते हैं, इट इज़ इंटीजर वैल्यू, और इसको बी में असाइन कर देते हैं मान लीजिए, तो बी की वैल्यू को अगर आप b इज इक्वल टू 5 ले लिए और b की वैल्यू को मान लीजिए कि आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए str डॉट नहीं str b लिख देते हैं। तो अब जो नया वैल्यू b का बनेगा वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, यानी कि जो 5 लेटर है, यानी कि जो 5 इंटीजर वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग की तरह प्रोसेस हो जाएगा। इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यानी कि यहाँ पे आप इंटीजर के टाइप को चेंज कर दे रहे हैं कि वो किस डाटा टाइप का है, उसको आप चेंज कर दे रहे हैं, इसीलिए इसको डायनेमिक बोला जाता है। कहीं भी आप किसी भी डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो या फिर वो इंटीजर हो। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स जिससे आप वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं पाइथन में। वो रूल्स फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि अगर किसी वेरिएबल का आप नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए किसी जैसे कि 50 वैल्यू आपको स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप या तो आप उसको नम करके स्टोर करेंगे, या फिर वेरिएबल करके स्टोर कर दीजिए, या फिर आई करके स्टोर कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि ये ऑब्वियसली एक इंग्लिश लेटर ही है। अगर आप इसको किसी वैल्यू को अगर आप किसी नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप 50 को एज 1 स्टोर करवाना चाहते हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि वेरिएबल नेम ओनली कुड बी डिफाइंड बाय अ लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स, बट नॉट विथ नंबर्स एंड कैन बी, बट नॉट विथ नंबर, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। यानी कि जो आप इसकी नेमिंग करते हैं, जैसे कि नम इज इक्वल टू समथिंग आपने स्टोर कर दिया 10, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट वैल्यू हो सकती है, बट ये कभी भी अंडरस्कोर भी हो सकती है। आई मीन अगर आप अंडरस्कोर नम भी लिख सकते हैं उसको इज इक्वल टू 10, तब भी ये वैल्यू डिफाइंड है। यानी कि पाइथन में ये वैल्यू ले लेगा, ये स्टोर हो जाएगा, अंडरस्कोर के साथ भी ये डिफाइंड होता है। बट इन केस ऑफ अगर आप कोई भी लेटर के आगे, यहाँ मान लीजिए कि अगर आपने 1 लिख के स्टोर किया, जैसे कि आप एक नंबर लेते हैं 10 जो कि 1 नम करके आपने स्टोर कर दिया, और दूसरा आप 1 नम 2 करके स्टोर कर दिया आपने, लेट्स से 5, तो 2 नम 1 नम ये नॉट डिफाइंड है। मतलब ये वेरिएबल इस तरीके की नेमिंग नहीं किए जा सकते। पाइथन में एक रूल है, जिस रूल के मुताबिक आप किसी भी वेरिएबल का नेम किसी एक नंबर से नहीं चालू कर सकते, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग हो गया, या फिर एट द रेट हो गया, ये सबसे आप फ्रेंड्स नेमिंग ऑफ वेरिएबल नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? लेटर एट द स्टार्टिंग, अंडरस्कोर एट द स्टार्टिंग, बस 2 चीज़ से कर सकते हैं। बाकी नंबर आर नॉट अलाउड एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, एंड द वेरिएबल्स आर ऑल्सो केस सेंसिटिव। अगर आपने एक जगह नम इज इक्वल टू 10 दिया है और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं एज नम इज इक्वल टू 10, यानी कि ये जो नम है स्मॉल लेटर में लिखा है और ये जो कैपिटल लेटर में लिखा है, ये दोनों ही डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर आप इसको मान लीजिए n से स्टोर करते हैं
किसी वैल्यू को और उसको स्मॉल एन से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि दोनों डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे। ये एन इसके बराबर नहीं शो करेगा, बिकॉज दे आर बोथ डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइंड इन पाइथन। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। आइए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है। मतलब वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि जनरल फॉर्मेट उसका होता है वेरिएबल एक्सप्रेशन पहले आप देते हैं, देन आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। पहले वेरिएबल को एक्सप्रेशन देते हैं, फिर उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप कि वेरिएबल का आप नाम लेते हैं, यानी कि आप ईयर के फॉर्म में देखिए यहाँ पे 2016 स्टोर किया गया है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक ईयर को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं इन YEAR वेरिएबल। ये वेरिएबल है, ईयर जो है ना वो वेरिएबल है। आप 2016 को इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि अगर मैं ईयर ऐसे लिख के छोड़ दूँ तो क्या ये डिफाइंड है किसी प्रोग्राम में? यानी कि मैं अगर अब इसके नीचे कोई भी प्रोग्रामिंग करता चला जाता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स, स्क्रीन थोड़ा उधर चला गया था तो मैं फिर से वापस आ गया, उसी स्क्रीन पे वापस आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आप एक वेरिएबल नेम लेट से ईयर आप गेस कर लीजिए, फिर उसको उसको एक असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इज इक्वल टू देंगे, उसमें कोई वेरिएबल आप डालेंगे। लेट से अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं तो आप एक इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करके उसमें कोई भी नंबर सेव कर सकते हैं या कोई भी लेटर स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप ईयर इज इक्वल टू 2016, 17 या जो भी एक इंटीजर वैल्यू आप उस ईयर में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अपने उस वेरिएबल को उस एंटायर फंक्शन में या फिर उस एंटायर प्रोग्रामिंग में आपने डिफाइंड कर दिया, यानी कि उसको इनिशियलाइज कर दिया, उसको आप एक वैल्यू दे दिया आप उसको। मतलब वो अब नो मोर नॉट डिफाइंड है, अब वो डिफाइंड हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे कि आपने इनिशियलाइज किया, अब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया कोई वैल्यू देके। अब उसको डिक्लेयर करने का क्या मतलब है कि वो किस टाइप की वैल्यू दी गई है उसमें। लेट से जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू ली है देन वो डिक्लेयर्ड होगा एज ए स्ट्रिंग इन एंटायर द फंक्शन। बट इफ़ यू टूक द वैल्यू एज ए इंटीजर देन इट इज़ referred to as an integer in entire the function, and if you took it as a decimal number and stored in the variable name y then it will represent a float value। यानी कि आपने उसको डिक्लेयर तो कर दिया, यानी कि x इज इक्वल टू समथिंग आपने वैल्यू दे दी। ये वैल्यू किस टाइप की वैल्यू है आपको नहीं पता, बट जब वो फंक्शन में इस्तेमाल होगा फंक्शन को ये पता चलेगा कि वो एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है। देन इट इज़ टर्म्ड एज द डिक्लेरेशन ऑफ दैट वेरिएबल। अब उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर देखिए जैसे कि मैंने किसी भी इंटीजर वैल्यू को, जैसे 10 वैल्यू को मैंने एक x में स्टोर कर दिया, तो आप क्या कह सकते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू डिफाइंड हो गई है और x इज़ ए वेरिएबल विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ इंटीजर वैल्यू 10। बट इन केस अगर मैं कोई और वेरिएबल लेता हूँ, लेट से मैं लेता हूँ नेम ही यहाँ पे दिया हुआ, जैसे नेम मैं ले लेता हूँ। अब नेम को मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ एज XYZ, तो ये मुझे गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको नेम किसी का स्टोर करना है तो उसको उसी फॉर्मेट में स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि उसको उसी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कि पाइथन में डिफाइंड है। यानी कि किसी स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपको डिफाइंड करना है पाइथन में, लेट से वो नाम ही है सनी जैसे, तो उसको स्टोर कराना है तो उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं, तब जाके वो डिक्लेयर होगा एज ए स्ट्रिंग। यानी कि उसको आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर जब तक आपने ये वैल्यू नहीं दी होती तो ये किसी भी तरह के
कैरेक्टर की तरह प्रोसेस ही नहीं होता। अगर आपने उसमें कोई भी वेरिएबल दिया, जैसे ईयर इज इक्वल टू आपने ट्रू लिख दिया सपोज, तो ट्रू विदाउट इन्वर्टेड कॉमा ये पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि ट्रू विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, लेट से हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया तो ट्रू पता चल जाएगा कंप्यूटर यानी पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ट्रू इज़ अ बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वो बूलियन टाइप ऑफ डाटा टाइप है, यानी कि वो बूलियन डाटा टाइप है और वो डिक्लेयर होता है इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। इसके लिए कोई भी इन्वर्टेड कॉमा आपको इस्तेमाल नहीं करने की ज़रूरत है। उसी हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी देते हैं, लेट से नॉन डेसिमल वैल्यू, तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाता है एज इंटीजर, वहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए एक इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स वैल्यू ऑटोमेटिक डिफाइंड हो जाती है एज ए बूलियन डेटा टाइप। एंड सिंपली फ्रेंड्स आप इसके आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ प्रिंट करके दिखाया है। इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि ये किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे आउटपुट आपका शो कर गया है। आपको अगर इसके डाटा टाइप का पता करना है कि वो किस डाटा टाइप से बिलोंग करता है, जो भी एंट्री आपने पुट की है वेरिएबल नेम में, जैसे कि ट्रू है, ये किस टाइप का डाटा है, ये आपको पाइथन में पता करना है, तो आपको सिंपली टाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। टाइप और ब्रैकेट में आपको उसके वेरिएबल नेम यानी कि इज़ एक्टिव को अगर आप मेंशन कर देते हैं, देन आप आउटपुट अगर निकालते हैं प्रिंट ऑपरेशन का यूज़ करके, प्रिंट टाइप एंड इज़ एक्टिव, देन वो बताएगा आउटपुट में आपको वो बताएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप तरीके से वो डिक्लेयर हुआ है, वो आपको मेंशन कर देगा। अब आप देखिए कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, उसके बारे में देखा जाए तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक and can only be accessed within that function or block is called and it has limited scope and is called local variable। and similarly global से क्या समझ में आ रहा है कि वो entire function में defined होगा। सिंपल सा मतलब है, इस पे क्वेश्चन आता है। इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चल जाऊँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, किस टाइप का फ्रेम होने की मतलब किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होने की चांसेस है। ग्लोबल वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस, लोकल वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस विद एग्जांपल। आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएगा तो फ्रेंड्स वो बिना कोड के, तो आप मान के चलिए कि अगर आप उसको सिर्फ थ्योरेटिकल वे से लिख के आ गए तो पक्का है कि वो कटना ही कटना है, या फिर 7 में से आपको मान लीजिए 1-2 नंबर ही देगा एग्जामिनर, अगर आपने सिर्फ थ्योरेटिकल लिख के आ गया। आपको सबके कुछ न कुछ कोड याद रहने चाहिए, सबके कुछ न कुछ कोड। मैक्सिमम ट्राई करिए कि कोड लेंदी जाए, थोड़ा लंबा दिखे। अगर आपने थ्योरी कम किया है तो आपको कोड ऑब्वियसली बात है कि लंबा लिखना पड़ेगा। कुछ डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स कोड को पेपर में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इंडेंटेशन ये सब कुछ मेंशन कर सकते हैं, मतलब आप कुछ गैप देके लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, मतलब एग्जामिनर को समझ में आता है कि इंडेंटेशन नाम की चीज़ भी होती है पाइथन में, और ये स्टूडेंट को पता है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो देखते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि आप ये जैसा कि आप ये कोड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइंड किया है x = 10 एज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब आप कहेंगे ग्लोबल कैसे हो गया। सबसे टॉप पे डिफाइन करने का मतलब ग्लोबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? ग्लोबल मैंने मान लीजिए x = 10 यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको किसी भी, जैसे डेफ माई फंक्शन है, अगर मैं इसमें एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि यहाँ मैंने एक्सेस किया है x = समथिंग, तो जब ये फंक्शन जब ये कोड रन करेंगे, तब जब ये डिफाइंड फंक्शन रन करेगा तो ये माई फंक्शन को कॉल करेगा। माई फंक्शन में ये ढूंढेगा कि एक्स वेरिएबल कहाँ पे है, देन एक्स वेरिएबल यहाँ से उठाएगा और प्रिंट करेगा, जो कि फंक्शन के सबसे टॉप पे है। यानी कि इस फंक्शन में जो वेरिएबल एक्सेस हुए हैं y और x तो फंक्शन के बाहर डिफाइंड है, बट जो y वैल्यू है वो उसके अंदर ही डिफाइंड है। मान लीजिए मैंने कोड को रन किया, ठीक है। अब कर्सर कहाँ जाएगा, सीधे कर्सर फाइंड करेगा माई फंक्शन को। माई फंक्शन कहाँ है, माई फंक्शन को फाइंड करेगा। माई फंक्शन कहाँ है, यहाँ डिफाइंड है।
किस तरह से डिफाइंड है, ये रहा डेफिनेशन इसका कंप्लीट। अब इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं कंप्लीट इस तरीके का है। तो जो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है फ्रेंड्स, ये तो आपका डिफाइंड है ऊपर ऑलरेडी, जो कि फंक्शन के बाहर था, यानी कि ये बाहर हो के भी अंदर एक्सेसिबल है। अगर आप कुछ और फंक्शन लेट से डिफाइन माई नंबर करके अगर आपने स्टोर कर दिया माई नंबर, अब उसके अंदर आपने लिख दिया लेट से, अगर आप उसके अंदर आपने अपना वेरिएबल दे दिया है प्रिंट एक्स करके, लेट से माई नंबर, डेफ माई नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद लेट से आपने लिख दिया है कि प्रिंट माई नंबर समथिंग, ये सब पूरा इन्वर्टेड कॉमा में होगा, नंबर लेट से एक्स लिख दिया है। तो जब ये फंक्शन रन होगा तो ये कोड रन होगा प्रिंट वाला, और ये इसमें जो एक्स वेरिएबल यूज़ हुई है इसको सर्च करेगा। और ये जब सर्च करेगा, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 10 प्रोग्राम के सबसे स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है, यानी कि जो कर्सर है, यानी कि जो इंटरप्रेटर, वो तुरंत वैल्यू यहाँ से उठाएगा और एक्सेस कर लेगा। बट इन केस ऑफ a value defined inside a variable defined inside a function will not be accessed by my def number, जो कि मैंने भी डिफाइन किया था, वो y को तो नहीं एक्सेस कर पाएगा बट 5 को एक्सेस कर लेगा। क्या, कैसे? क्योंकि x जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इस प्रोग्राम के टॉप पे लिखा है, यानी कि सभी फंक्शन जो कि इसके नीचे डिफाइंड होंगे उन सब में x का यूज़ होगा, तो x वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। बट इन केस ऑफ अगर आप किसी एक फंक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वो सिर्फ उसी के बाउंड्री तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाहर अगर कोई फंक्शन जैसे डेफ इज इक्वल टू माई नंबर, अगर मैंने एस डाल के y को एक्सेस करने की कोशिश की, तो ये y वैल्यू यहाँ एक्सेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्योंकि ये लोकल है, क्योंकि ये इसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, ना कि इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अगर ये ग्लोबली डिफाइंड होता, लेट से अगर हम यहाँ टॉप पे y इज इक्वल टू 10 लिख देते, देन ये यहाँ पे भी एक्सेस हो जाता दूसरे दूसरे फंक्शन ब्लॉक में। बट ये सिंगल फंक्शन ब्लॉक में डिफाइंड है y, दैट्स वाई y इज़ ए लोकल वेरिएबल एंड x इज़ ए ग्लोबल वेरिएबल। इसको इतना इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कोई ना कोई डिटेल तो आप ज़रूर कैच करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि लोकल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है। आपने क्लासेस ली होंगी अभी, हालांकि अभी तो आपका एंड आ गया है, एग्ज़ाम तो पास ही में होगा, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा, बाकी आप चीज़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊँगा कि और बाकी क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं इसमें। और कुछ इसके डेफिनेशन, स्कोप और एक्सेसिबिलिटी जो है, इसको मैं बता दूँ एज ए क्या कह सकते हैं कि PYQs पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा ये। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता दूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी बीच में कुछ कॉल आ गया था। अब देखते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। डेफिनेशन और उसकी स्कोप देखते हैं। डेफिनेशन से आप समझ गए कि लोकल यानी कि वो किसी एक फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइंड होगा, और ग्लोबल यानी कि सारे फंक्शन में उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। स्कोप क्या होता है फ्रेंड्स? लिमिटेड टू अ फंक्शन ब्लॉक एंड ऑलरेडी थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में इसको आप ले सकते हैं। स्कोप माने चांसेस, कहाँ यूज़ हो सकता है, हर जगह यूज़ हो सकता है प्रोग्राम के, कहीं जहाँ डिफाइंड होगा वहीं यूज़ हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखाया था ऊपर, सभी फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पा रहे थे हम y की वैल्यू, बल्कि x की वैल्यू आपको सब जगह डिफाइंड थी, तो ग्लोबल थी तो सब जगह डिफाइंड हो जा रही थी या सब जगह एक्सेस हो जा रही थी। कैन बी एक्सेस इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन, ग्लोबल है तो ऑब्वियसली हर जगह एक्सेस हो जाएगा। वही y की वैल्यू जो थी वो कहीं एक्सेस नहीं हो पा रही थी एक्सेप्ट द ब्लॉक ऑफ द सिंगल प्रोग्राम। स्टोर्ड देखते हैं, स्टोर्ड मतलब यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी किस तरीके की होती है। स्टैक मेमोरी होता है इसका हीप मेमोरी होता है। स्टैक हीप क्या होता है वो डिटेल में आप देख सकते हैं सर्च करके, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। लाइफ टाइम यानी कि उसका स्कोप तो डिफाइंड है, बट वो कब तक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि उसका लाइफ स्पैन कितना है, कब तक वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता रहेगा। एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग, यानी कि जो प्रोग्राम था, जो ब्लॉक था डिफाइंड करके,
उसके अंदर जो डिफाइन था वेरिएबल y वो उसी फंक्शन के ब्लॉक तक ही डिफाइंड रहेगा। उसके बाद जब आप बाहर निकल जाएंगे उस फंक्शन के तो आपको y इज इक्वल टू क्या है कहीं पता नहीं चलेगा, यानी कि उसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो गया। और वहीं ये एग्जिस्ट लॉन्ग एज द प्रोग्राम रन्स, x का वैल्यू हर जगह आपको दिखेगा रन करता हुआ पूरे एंटायर द प्रोग्राम में। उसी का एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, चाहे ये देखिए या ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था वो देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन फटाक से आते हैं। राइट द पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग इंटरमीडिएट और टेम्पररी वेरिएबल्स फ्रॉम द यूज़र फॉर इनपुट। क्या बोलने का मतलब है, एक पाइथन प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें थर्ड वेरिएबल आपका बिना यूज़ करें, विदाउट यूजिंग द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स और टेम्पररी वेरिएबल्स, यानी कि आप किसी दो वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसको एक्सेस नहीं करना है आपको। यानी कि ए बी वैल्यू आपने ले ली, अब उसको सी में स्टोर करके फिर सी से नहीं एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सी वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ओनली आपको ए बी से काम करना है, डाटा इसमें से उसमें उसमें से इसमें करके या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस या माइनस यूज़ कर लीजिए। इन सब की मदद से आपको कोड लिखना। ये तो फ्रेंड्स पक्का आता ही आता है, फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट कोड है ये, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसको पक्का प्रैक्टिस करके जाइए। पहले तो आप अपने यूज़र से इनपुट लेंगे, तो इसके लिए फंक्शन आप डिफाइन कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू इनपुट एंड देन पैरेंथेसिस, उसके अंदर आप क्या डालेंगे, एंटर द फर्स्ट इनपुट, यानी कि जो यूज़र को विजिबल होगा स्क्रीन पे, तो एंटर द फर्स्ट नंबर इन आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। उसमें आप ए वैल्यू फीड कर देंगे जो कि असाइन हो जाएगा ए से। सिमिलरली आप बी से असाइन कर देंगे उस वैल्यू को। नाउ अब ये कंडीशन जो प्रिंट एन बिफोर स्वैपिंग लिखा हुआ है, ये वो वैल्यू देगा जब ए बी स्वैप नहीं हुए हैं, यानी कि ए का वैल्यू ए ही है, बी का वैल्यू बी ही है, अब ये स्वैप नहीं हुआ है। उस कंडीशन में ये वैल्यू दिखा देगा कि आपने क्या वैल्यू डाला है। जैसे अभी ए बी का वैल्यू मैंने 1 2 डाल दिया, 1 2, अब वही वैल्यू शो होगा एक बार आपको कि आपने 1 वैल्यू और 2 वैल्यू डाली है ए बी में रेस्पेक्टिवली। अब आप उसको स्वैपिंग करने वाले हैं, स्वैपिंग का फंक्शन अब आएगा। स्वैपिंग में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 वेरिएबल यहाँ पे लिया था आपने, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 लिया था, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो जो पहला वेरिएबल ए है उसमें पहले दोनों का एडिशन होगा, यानी कि 3 हो जाएगी वैल्यू। देखिए प्रोग्राम कोडिंग लाइन के हिसाब से हम चलेंगे, पहले फर्स्ट लाइन में है तो वैल्यू 3 असाइन हो गई ए में, फिर बी में उन दोनों का सब्सट्रैक्शन असाइन हो जाएगा। अगर हम एक वैल्यू बड़े मानते हैं तो वो नेगेटिव नहीं आती, यहाँ पे मैंने छोटी मान ली है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो लेट से ए को हम 2 ले लेते हैं और बी को 1 ले लेते हैं, ताकि हमको कोई नेगेटिव वैल्यू ना मिले और हमको समझने में आसानी हो। तो ए इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। देन जो ए में वैल्यू बनेगी वो 3 बनेगी, एंड सिमिलरली बी में जो वैल्यू बनेगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगी, 1 बनेगी। ओके, ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गए। अब तीसरे पे आते हैं। अब ए क्या रह गया फ्रेंड्स, अब ए ये वाला वैल्यू नहीं रह गया, ध्यान दीजिएगा। अब आप नीचे आ गए हैं कोड के, कोड लाइन जैसे नीचे नीचे एग्जीक्यूट होती है उसकी वेरिएबल नेम क्या कहते हैं, डायनेमिकली चेंज होती रहती है। इसीलिए वेरिएबल का एक फीचर होता है कि वो डायनेमिक होता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है हर एक स्टेप ऑफ कोड पे। तो यहाँ पे वेरिएबल 3 डिफाइंड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे जो कोड है वो अब 3 शो करेगा, मतलब ए में 3 स्टोर हो चुका है। अब 3 में से क्या माइनस किया गया है, ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू मतलब 3 एक्सप्रेस हो चुका है, अब 3 एज ए 3 अब लेगा, जो कि इन दोनों के सम से आया था, याद रखिएगा। अब उस ए को फिर असाइन किया जा रहा है ए माइनस बी करके, यानी कि जो बी की वैल्यू थी वो अब नॉट 1 नहीं रह गई है, वो जो मैंने ए की वैल्यू 2 लिया था और बी की वैल्यू 1 लिया था, तो माइनस करने के बाद हमें बी की वैल्यू मिली थी ना, तो बी की वैल्यू क्या मिली थी, 2 - 1 मिली थी, 2 - 1 मिली थी इज इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू एक्चुअली अपडेट हो गई है, बट वो वैल्यू सेम ही है, यानी कि बी अभी भी 1 ही है, हालांकि अपडेट हो गया है वैल्यू आफ्टर द सब्ट्रैक्शन। तो ए की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है 3, बी की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है। मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर बनता नहीं है कुछ अच्छे से लिखना। ये लीजिए, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको फिर ए में असाइन करना है
3 माइनस 1 करके, यानी कि अब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको हमको स्टोर कराना है किसमें, बी में स्टोर कराना है, और बी की वैल्यू हमको ए में स्टोर करानी है। तो यहाँ पे प्रिंट ए इज इक्वल टू ए जब मेंशन किया गया है और बी इज इक्वल टू बी मेंशन किया गया है, यानी कि अब ए की वैल्यू 3 ना हो गए 2 हो गई है, और ये 2 की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डाटा स्वैप कर दिया, ए और बी का डाटा हमने स्वैप कर दिया एक दूसरे से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दैट इज सी। इसका वैल्यू इसमें चला गया, इसका वैल्यू इसमें चला आया। कैसे, हमने पहले उसको ऐड किया, फिर उस वैल्यू को असाइन किया, फिर उसको माइनस किया, फिर उसको बी में वैल्यू असाइन किया, फिर लास्ट में हमने उस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया ए माइनस बी करके, देन उस वैल्यू को हमने अपोजिटली प्रिंट के माध्यम से स्वैप कर दिया। तो आप समझ रहे हैं ये कैसे काम कर रहा है। पहले तो वैल्यू ए की 1 थी, अब बी की वैल्यू 1 हो गई है, और ए की वैल्यू 2 थी, ए की वैल्यू अब बी की वैल्यू पहले 2 थी, तो अब बी की वैल्यू 1 हो गई है, यानी कि डाटा स्वैप हो गया है। आप बस याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको ये 3 कोड ऑफ लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाटा लीजिए इन दोनों कोड के माध्यम से, उसको शो करना है तो करिए, या फिर इसको आप हटा भी सकते हैं। आप डायरेक्ट ये बी के बाद यहाँ आ जाइए, आपको ये 3 कोड के लाइन लिखने हैं, इसको आप चाहे तो रट लीजिए जस्ट का तस, वरना आप एग्जाम में जाकर कन्फ्यूज जाएंगे। फिर आपको जस्ट आफ्टर स्वैपिंग आप लिखिए मत लिखिए, बट आपको प्रिंट ये वाला ऑप्शन रन करना है, तो आपका कोड स्वैप होके आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू बी में चल जाएगी, बी की वैल्यू ए में आ जाएगी। सिमिलरली आप इसको याद कर लीजिए, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली कोड देख रहे हैं ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना बस आप याद करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको याद रहेगा कि ये वाला तो मैंने पढ़ के रखा था, अब चाहे कुछ भी आ जाए ये कोड मेरे को आ रहा है, तो मैं कुछ भी इनपुट ले लूँ, इसको ऐड कर दूंगा, इन 3 इंपॉर्टेंट कोड लाइन को ऐड कर दूंगा, तो मेरा फंक्शन रेडी है। देन ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था, पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि डाटा टाइप्स पाइथन में कितने तरह के होते हैं, कैसे डिफाइंड होते हैं, क्या क्या इसमें तरीके हैं फ्रेंड्स इसको डिफाइन करने के। जैसे कि डाटा टाइप डिफाइंस अ काइंड ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डाटा टाइप्स। सेवरल बोले तो किस चीज़ टाइप के, इंटीजर मैंने दिखाया आपको, फ्लोट दिखाया मैंने, स्ट्रिंग दिखाया आपको ऊपर, बुलियन दिखाया, ट्रू फॉल्स। लिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक ऑर्डर होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था। लिस्ट जैसे आपने बना लिस्ट डाटा आप समझ सकते हैं ना, कि जैसे कंटिन्यूस डाटा आप एंटर करते हैं और वो लिस्ट के फॉर्म में आप स्टोर करते चले जाते हैं, तो वैसा पाइथन में करने के लिए आपको इस जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट का फंक्शन, आप स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली आपको यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी डाटा इसके अंदर आप देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, तो एज ए लिस्ट स्टोर होता है, यानी कि वो पाइथन है जो उसको इंटरप्रेट करेगा लिस्ट, बट आपको तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देना पड़ेगा। सिमिलरली टपल कैसे डिफाइन होता है, टपल इज डिफाइंड बिटवीन द क्या कहते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एंड डिक्शनरी इज ऑलवेज असाइंड विथ दिस की वैल्यू एंड द वैल्यू पेयर, मतलब नेम और उसका वैल्यू, एज और उसका वैल्यू, यानी कि ये जो नेम और एज है ये की है ऑफ डिक्शनरी, और ये करली ब्रैकेट से डिफाइंड होता है, ये करली ब्रैकेट से डिफाइंड होता है। सिमिलरली सेट होता है, सेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाटा टाइप इन द पाइथन एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज। अब आप बोलेंगे कि दोनों हो गया, डिक्शनरी भी ऐसे डिफाइंड होगा, ये भी ऐसे डिफाइंड होगा, तो अंतर क्या रह गया। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई की नेम दे दिया, जैसे कि नेम करके आपने कोई डाटा फिल कर रहे हैं, तो वो डिक्शनरी जैसे स्टोर होगा। बट अगर आप सिंपली पैरेंथेसिस ओपन किया और कोई भी डाटा आपने फीड कर दिया, लेट से ABCD कॉमा दे के, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से उसे पता चल जाएगा कि तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से उसको पता चल जाएगा कि करली ब्रैकेट के अंदर यूज़ होने वाला जो
डेटा टाइप है वो एक सेट की तरह प्रोसेस करना है, जो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑब्वियसली सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर सेट का कोई ऑर्डर अगर आप बना देते हैं तो उसको लिस्ट बोला जाता है, जिसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑर्डर्ड ऑफ मल्टीपल कलेक्शन। वहीं अगर आप सेट का डेफिनेशन देखते हैं तो ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। यहाँ पे आप देखिए एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको मिले कहीं तो आप पढ़ लीजिएगा। लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कैसे उनको आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। ये देख लीजिएगा आप, शॉर्ट में बनता होगा या फिर लॉन्ग में तो बनेगा तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि इस पर पक्का है कि कोड आएगा ही आएगा। शॉर्ट में 2 नंबर बनेगा तो आपको डेफिनेशन लिखना है सिंपली। आइए देखते हैं एक, हाँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1 का एक और टॉपिक है प्रीसीडेंस ऑर्डर, DNCE, प्रेसिडेंस है ना, एसोसिएटिव ऑर्डर। पहला हम लोग प्रेसिडेंस पे जाएंगे। प्रेसिडेंस क्या होता है इसके लिए मैंने टेबल अटैच किया है, आप देख लीजिए। प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है यानी कि जो ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं पाइथन में, उस पाइथन में फ्रेंड्स आपको कौन सी वैल्यूज़ को पहले प्रोसेस करना है, किस ऑपरेटर की वैल्यूज़ को बाद में प्रोसेस करना है, ये अंदाज़ा पाइथन फ्रेंड्स प्रेसिडेंस ऑर्डर देख के लगाता है, जो कि इस तरीके से डिफाइंड है और लोवेस्ट टू हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो फर्स्ट पे है वो हाईएस्ट ऑर्डर है और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है। यानी कि अगर आप किसी फंक्शन में कहीं भी एक्सपोनेंशियल यानी कि डबल स्टार या डबल एस्ट्रिक आप देखते हैं तो मतलब समझ जाइए कि वो पहले प्रोसेस होने वाला है। यानी कि उसका जो ऑपरेशन होगा वो पहले होगा, बाद में जो बिट वाइज है, यूनिरी प्लस एंड यूनिरी माइनस है, वो प्रोसेस होता है। उसी हिसाब से फ्रेंड्स जितने तरीके के ऑपरेटर आपके उस इक्वेशन में यूज़ किए रहेंगे, उसी हिसाब से आप प्रेसिडेंस ऑर्डर लगा के उसका वैल्यू निकालते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, श्योर शॉर्ट। पक्का पढ़िए, छोड़ना तो है ही नहीं, पक्का पढ़िए इसको, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन में लगाने के लिए एक ले लिया हूँ, ये देखिए 22-23 रिसेंटली पूछा गया है। इसको तो पक्का पढ़ के जाइए, ये क्वेश्चन पता नहीं रिपीट भी कर जाए क्या पता। यहाँ पे देखिए ABC की वैल्यू हम दिखा दी गई है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। डिस्कस द वेरियस कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। हालांकि ऑपरेटर का कैटेगरी मैंने नीचे PPT में करवाया है, मैंने क्वेश्चन ही ऊपर ले लिया है पहले, तो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ, उसके बाद मैं PPT जो भी इसमें ऑपरेटर के कैटेगरीज़ हैं वो मैं PPT नीचे स्क्रॉल करके आपको पढ़ा दूँगा। पहले ये देख लेते हैं, मैं यहीं पर आपको मैंशन कर दूँगा क्या ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, किस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, मैं बता दूँगा आपको साथ ही साथ। आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो एक्सप्रेशन 1 आपको दिख रहा होगा, ये दिया गया है। अब आपको टॉप टू बॉटम उस टेबल से तो जाना है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले कौन सी डाटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर पहले किस डाटा पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार शायद आई थिंक गायब हो गया है, यहाँ से एक स्टार कॉपी आई थिंक स्टार नहीं हो पाया है। स्टार की जगह फ्रेंड्स आप देख सकते परसेंटेज साइन आ गया है, तो ये परसेंटेज साइन नहीं होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सी गलती हो गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है एक्सप्रेशन, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। तो यहाँ पे डबल स्टार का क्या मतलब है, ये प्रेसिडेंस में हाई पे आता है, मतलब सबसे पहले आप इसी को ऑपरेट करेंगे। डबल स्टार का मतलब है कि वो एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि 5 के पावर आपका 2 जाएगा, जो कि 25 के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 के बराबर है, 25 के बराबर आप देख सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स आप जब आप प्रीसीडिंग ऑर्डर में जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे स्टार के बाद आपका डिवीज़न आ रहा है, जो कि इसमें प्रेजेंट है। डिवीज़न आपका प्रेजेंट है, आप देखते चलिए। यहाँ पर डिवीज़न आपका प्रेजेंट है। देन आपका क्या प्रेजेंट है, डिवीज़न के बाद बिट वाइज ऑपरेटर है। तो डिवीज़न के बाद बिट वाइज कहाँ पे आ रहा है, 7th नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 7th नंबर पे पहले ये आया एक्सपोनेंशियल, देन डिवीज़न आया, देन बिट वाइज आया 3rd नंबर पे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व किया गया करना है हमें। तो उसी हिसाब से हम देखते चलते हैं कि कौन सा कैसे डिक्रीजिंग है। देन उसके बाद आपका एडिशन आएगा,
एडिशन एक्चुअली उसके पहले आएगा, बिटवाइज के पहले एडिशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर है, ओके, लेस देन और ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर है। देन बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, दिस इज बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर एंड दिस इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। उसी हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे जो एंड है एंड बिटवाइज एक्सॉर है, तो एक्सॉर से हायर प्रेसिडेंस पे एंड का है, देन एक्सॉर का है, यानी कि उस फंक्शन में पहले एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर आप एक्सॉर लगाएंगे, बिट एक्सॉर। एक्सॉर यानी बिट वैल्यू पे काम करती है, यानी कि कोई वैल्यू आपको 5 दी गई है तो वो 5 पे नहीं काम करेगा बिट एक्सॉर, आपको उसको बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको बाइनरी बिट्स में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 के लिए आप कैसे कोड कर सकते हैं, 5 के लिए आप कोड कर सकते हैं 1 देन 2 छोड़ के आपको क्या करना पड़ेगा 4, मतलब 101 इज इक्वल टू 5 होता है ना। ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 के बराबर, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 के बराबर, यानी 4 + 1 हमें 5 मिल गया। तो बिट वैल्यू 1015 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमको जो भी वेरिएबल मिलेगा हम उसका जो भी इंटीजर मिलेगा हमें उसको बिट वैल्यू में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी विल अप्लाई बिट वाइज ऑपरेटर ऑन देम। एंड और तो आप पढ़ के रखे होंगे, जो लॉजिक सर्किट्स के एंड और होते हैं, एंड और एक्सॉर भी सिमिलरली आपने पढ़ा होगा। एक्सॉर अगर 0 और 1 है, रुकिए मैं अभी तो नहीं, अभी इसका क्वेश्चन को देखते हैं उसमें मैं करवाता हूँ आपको। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड दैट दिस इज द पावर वैल्यू, जो हमने 5 के पावर 2 किया तो 25 आ गया। सिमिलरली डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो ये 5 पावर 2 है वो 25 में बदल जाएगा, तब उसको हम डिवीज़न करेंगे जिसका वैल्यू 0.08 आ जाएगा। देन अब हमको क्या करना है, उसका हमें बिट एक्सॉर करना पड़ेगा। बिट एक्सॉर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिंबल ये है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक्चुअली मुझे लिख के समझाना पड़ेगा आपको। तो पीपीटी में आप जितना हो सक रहा है मैं आपको पॉसिबल जितना हो सक रहा है उतना मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बिट वाइज एक्सॉर लगा के रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स बिट वाइज एक्सॉर क्या होता है कि बाइनरी पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 पे दी हुई है, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 5। तो अब दोनों को पहले आप उसमें कर लीजिए कि इसमें आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 0 एंड 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 प्लेस वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 4 थी, एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू 8 होगी 2 के मल्टीपल्स में। तो 8 वैल्यू है, यानी कि अगर हम लोग को 10 का लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ की प्लेस वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, यहाँ की आप चाहें तो 0 ले लीजिए, और यहाँ की 1 ले लीजिए, एंड देन यहाँ पे 0 ले लीजिए। मतलब 1 0 1 0 आप कोड करेंगे, देन यू विल हैव व्हाट, देन यू विल हैव द बाइनरी कोड ऑफ 10 डेसिमल 10 इन बाइनरी फॉर्म। तो इन दोनों में आपको क्या लगाना है एक्सॉर। एक्सॉर कब लगता है, एक्सॉर में बता दूं आपको छोटा छोटा, 0 एंड 1 जो होता है, अगर इनपुट्स डिफरेंट हैं देन देयर विल बी आउटपुट बाय एक्सॉर एज 1, एंड अगर इनपुट सेम है देन आउटपुट विल गिव 0। यानी कि एक्सॉर इज अ अनलाइक डिटेक्टर, अनलाइक बिट डिटेक्टर। मतलब अगर अनलाइक होगा 0 एंड 1 होगा, 1 या 0 होगा, तो इसकी वैल्यू तो एक्सॉर इसकी वैल्यू 1 तो देगा, बट अगर सिमिलर होगा 1 1 या 0 0 होगा तो इन सब की वैल्यू एक्सॉर क्या देगा 0 देगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। सिमिलरली हमको ये
इस कोड में अप्लाई करना है 101 जो कि 5 के बराबर है, 101, देन 1010 जो कि 10 का बराबर है। अब इस पर बिट एक्सॉर लगाना है हमको। बिट एक्सॉर कैसे लगेगा? बिट एक्सॉर आइए लिखते हैं, यहाँ से लगाना चालू करिए। इस बिट दोनों के सबसे स्मॉलेस्ट बिट पे अप्लाई करिए पहले, फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी फ्रेंड्स गलती से कट गया। 5 इज इक्वल टू क्या था फ्रेंड्स? 101 एंड 10 का क्या था? 1010। तो यहाँ पे 3 बिट दिख रही है, तो इसके आगे आप एक और बिट जोड़ लीजिए, यानी कि इसको आप कर दीजिए। रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ अब मिट रहा है ये। यानी कि इसको आप 0101 लिख सकते हैं। अब दोनों पे एक्सॉर लगाइए, यानी कि देखिए ये दोनों फर्स्ट बिट दोनों के अपोजिट है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ के दोनों अपोजिट है, यानी कि वैल्यू यहाँ 1 आएगी। सिमिलरली इन दोनों के अपोजिट है, यानी कि वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली इन दोनों के अपोजिट है, यानी कि वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि अपोजिट है, एक्सॉर अपोजिट पे 1 देता है। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 8 + 4 + 2 + 1, यानी कि 15 वैल्यू मिलेगी। ये 15 बनेगा। एंड सिमिलरली डेसिमल में भी ऐड करेंगे तो 15 बनेगा। तो बिट वाइज ऐसे ऑपरेशन होता है, उसके लिए मैंने आपको समझा दिया। इस पे समझाने में बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ तक मैं आपको समझा पाऊँगा। तो आप देख लिए कि यहाँ से हमने बिट वाइज ऑपरेट कर लिया इन दोनों फंक्शन पे, और यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई किया था, फिर उसको डिविजिबल बाई 2 करवाया था। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू आ गई थी। इसकी वैल्यू 15 हमने निकाल ली है। अब इन दोनों से जो फंक्शन की वैल्यूज़ आए हैं, अब इन दोनों को ऐड किया गया है, देन वी गॉट 15.08 एज अ वैल्यू। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमको क्या वैल्यू मिल गई है? 15.08। देन व्हाट यू हैव डन, देन वी हैव अप्लाइड द बिट वाइज एंड ऑपरेटर। सिमिलरली जैसे कि आपने बिट एक्सॉर यहाँ पे लगाया, अब यहाँ पे बिट एंड लगाएंगे। एंड का रूल क्या है आप जानते हैं। ए बी को आप पहले तो बिट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। ए बी को पहले आप बाइनरी बिट के फॉर्म में कोड कर लीजिए, देन उस पर एंड ऑपरेशन लगा दीजिए। एंड माने कि ये वाला एंड गेट वाला ऑपरेशन। उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी आपको 1 मिलेगी। देन 1 इज लेस देन 15.08। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं 1 एंड जो 15.08 आ गया है यहाँ बीच में, आप देख रहे हैं ये क्या कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या वैल्यू देता है? ये कंपेयर करता है, अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है देन इट विल गिव अ ट्रू, एंड इफ इट नॉट, अगर मान लीजिए 16 हो गया होता तो ये फॉल्स देता वैल्यू। क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर का एक फंक्शन होता है कि ये वैल्यू सिर्फ ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन टाइप के फंक्शंस में देती है। कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब जो ऑपरेटर है फ्रेंड्स, ये सब सिर्फ ट्रू फॉल्स वैल्यू शो करती है, यानी कि बुलियन टाइप की वैल्यू शो करती है। दैट्स वाई यहाँ पे 15.08 ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू ट्रू आ गई है। एंड सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर द एक्सप्रेशन 2। ये देख सकते हैं, मेरे को समझाने में बहुत लेंदी हो गया क्योंकि मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। सिमिलरली फ्रेंड्स एक्सप्रेशन 2 में भी इसी तरीके के आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप इसको चाहें तो अपने से करके देखिए एक बार, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो ला दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंस ऑर्डर मैंने इस पर क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब आइए देखते हैं कि ऑपरेटर किस तरह के होते हैं, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट में कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर आप जानते होंगे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली जैसे कि ये डिवीज़न है तो ये डिवीज़न फ्लोर है, यानी कि एक क्वेश्चन देगा तो एक रिमाइंडर देगा। डिवीज़न फ्लो क्या देता है? डिवीज़न फ्लोर क्या देता है? रिमाइंडर देता है। और डिवीज़न क्या देता है? क्वेश्चन देता है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्लस एंड माइनस है आप तो जानते हैं फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ये पावर का सिंबल है, यानी कि आपको किसके पावर कितना डालना है वो आप डबल स्टार से डिसाइड कर सकते हैं।
और ये परसेंटेज का सिंबल है। एंड देन we have shown some example. You can go through the examples. And similarly we have the comparison operators which gives the value as boolean values. अगर वो greater होगा तो true, अगर वो less than होगा तो true, अगर वो less than equal to होगा तो true, सिमिलरली ट्रू फॉल्स वो उन दोनों के वैल्यू के हिसाब से। ये जो देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू, ये फ्रेंड्स नॉट है, नॉट इक्वल टू। अगर आप कैसे बनाना चाहेंगे, नॉट इक्वल टू बोल दिया बनाने को तो आप कैसे बनाएंगे। डबल इक्वल टू को क्या मतलब होता है, ये किसी वैल्यू को इक्वल दिखाने का मतलब। जैसे ए की वैल्यू अगर 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो आप ए इक्वल डबल इक्वल टू बी कर देते हैं तो ऑब्वियसली 1 है, देन इसका वैल्यू ट्रू आएगा। अगर आप यहाँ पे सिंपली बस ए इक्वल टू 1 करते, जैसे ए इक्वल टू बी, यहाँ पे ओनली 1 इक्वल करते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ये ए बी का वैल्यू स्टोर कर लेगा, ना कि उसको कंपेयर करके वैल्यू देगा। तो असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर दोनों में अलग अलग अंतर है। एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर को दर्शाता है और 2 इक्वल टू इक्वल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉट इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए एक एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड ले लेंगे, इन्वर्टेड आई एंड देन इक्वल। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल को आप यूज़ करते हैं तो ये नॉट की तरह काम करेगा। मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसको रिप्रेजेंट करता है, नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। लॉजिक ऑपरेटर एंड और गेट, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था ऊपर। अगर आप बुलियन पे अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आता था, बिटवाइज एक्सोर इस फॉर्म में आया था एंड बिटवाइज एंड इस फॉर्म में आया था। तो ये बिट पे काम कर रहा था। एंड सिंपली डेसिमल नंबर पे काम करना है तो आपको एंड और का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली आप एंड लिख सकते हैं फंक्शन में, और लिख सकते हैं फंक्शन में। आप यहाँ पढ़ सकते हैं यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं। सिमिलरली बिटवाइज ऑपरेटर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, सारे बिटवाइज ऑपरेटर अपना अपना जो ऑपरेशन करते हैं वो बिट्स के फॉर्म में करते हैं, यानी कि वो बिट पे अप्लाई होते हैं। एक बिट दूसरे बिट से, ये एक बिट दूसरे बिट से ऑपरेट करता है एंड और ऑपरेशन के थ्रू, और रिजल्टेंट भी बिट के फॉर्म में ही देता है। सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी किसी एक वैल्यू को असाइन करेगा और उसको दूसरे में स्टोर कर देगा। यानी कि अगर मैं a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, और c इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, लेट से c इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ, ओके c प्लस, ओके मैं इसको इरेज करके बताता हूँ, एक मिनट के। c नहीं लेते हैं, लेट से ले लेते हैं a ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। तो c नहीं a ले लेते हैं, a लेट से प्लस इक्वल टू मैंने लिया, ठीक है। प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू मैंने फिर 2 ले लिया। तो अब मैं जब a को प्रिंट करूँगा तो उसकी वैल्यू 2 ऐड होके इसमें आएगी। इनिशियल a की वैल्यू में इतना प्लस होके आएगा, यानी कि 4 वैल्यू अब आएगा। यानी कि प्लस के साथ वो असाइन भी कर दिया, मतलब 2 की वैल्यू ऐड भी किया इसमें, प्लस उसको असाइन भी कर दिया इसमें, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि वैल्यू को प्लस भी किया जाएगा और फिर ऐड किया जाएगा। सिमिलरली माइनस लगा देंगे तो माइनस के साथ करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्लोर एंड सो ऑन। तो वैल्यू असाइन के साथ साथ उस पर ऑपरेट भी करता है। आइए देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसा कि आप डेफिनेशन में पढ़ पा रहे हैं, यूज टू चेक ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। एग्जांपल में जैसे कि x इज y, चेक इफ x एंड y रिफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। इसको इज और इज नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो होगा तो वो ट्रू आएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो फॉल्स आएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, मेंबरशिप ऑपरेटर भी काम करता है। अगर कोई भी एक स्ट्रिंग नेम किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रेजेंट है और उस दोनों सेंटेंस को आपने एज अ
स्ट्रिंग इंपोर्ट करके रखा है प्रोग्राम में, और अगर उस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर रिजल्ट आप खोजना चाह रहे हैं, जैसे कि एप्पल में ए प्रेजेंट है और ए इन एप्पल आपने करके प्रोग्राम रन किया, तो ए ऑब्वियसली प्रेजेंट है एप्पल में, तो ये वैल्यू ट्रू ही आएगी। सिमिलरली नॉट इन करके अगर आपने डाल रखा है, अगर उसमें मौजूदा नहीं होगा तो वो ट्रू करके आएगा। यानी कि अपने अगर आप बी नॉट इन करके आपने अगर किया होता सर्च, तो बी ऑब्वियसली एप्पल में नहीं प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू फॉल्स आता। सॉरी फ्रेंड्स, फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि नहीं है ना, वैल्यू तो नहीं है, तो उसका वैल्यू ट्रू आएगा। अगर बी रहता है इसमें, मान लीजिए कि अगर मैं नॉट इन का यूज़ करके आई को ढूंढता हूँ, तो आई तो इसमें है, तो ये आई रहने पे नहीं बताएगा, आई नहीं रहने पे बताएगा वैल्यू, मतलब आई नहीं रहेगा तब उसको ट्रू बोलेगा, बट यहाँ पे है तो वैल्यू फॉल्स आएगी। जस्ट अपोजिट काम करता है ये, इनके अपोजिट नॉट इन काम करता है, इनके अपोजिट नॉट इन काम करेगा। अब आइए देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन कि कुछ कोड देख लीजिए कैसे क्या काम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हुए हैं इन दो वेरिएबल्स पे, जिनकी वैल्यूज़ दी हुई है एज ए 10 and 3। एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन फ्लोर निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे और उसका एक्सपोनेंशियल करेंगे, उसी हिसाब से वैल्यूज़ आई हुई हैं। अब वन शॉट को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं एक एक चीज़ को नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं आपको सारा ऑपरेटर ऊपर से दिखा के उसके प्रोग्राम दिखा देता हूँ, आप देख के समझ जाइए। इसकी पीपीटी मैं दे दूंगा, उसमें से फ्रेंड अगर आप चाहेंगे तो इन सब का ऑपरेटर आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि आप इन सब ऑपरेटर्स का अपने से आप लिख के यानी कि टाइप कर करके फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करिए, उससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्ड होगा। आप वो चीज़ भूलेंगे नहीं, मेन बात ये है ना, अगर आप भूल जाते हैं उस चीज़ को, उस कोड को लिखने का मतलब तरीका, उसका सिंटेक्स भूल जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे अटेंड करना है पेपर, उसमें कोड कैसे लिखना है, फिर गलतियाँ बहुत कर बैठेंगे वहाँ पे। उससे अच्छा है कि आप इसको लिखते हुए चलिए, डायरेक्ट कंप्यूटर में लिखते हुए चलिए। प्रेसिडेंस ऑर्डर मैंने आपको ऊपर समझा दिया, उसके कुछ फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए कैसे अप्लाई होता है। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव होता है, जैसे कि प्रेसिडेंस में अगर आप हायर टू लोअर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे जो क्या कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ भी आता है। इसमें आपको मेंशन किया रहेगा कि आप प्रेसिडेंस ऑर्डर को फॉलो करिए एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करिए, यानी कि आपको लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करना पड़ सकता है, राइट टू लेफ्ट भी फॉलो करना पड़ सकता है। यानी कि इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 10 - 4 + 2 ऑपरेटर आपको दिख रहा है, तो यहाँ माइनस और प्लस दोनों एक लेवल के ऑपरेटर हैं, बट ध्यान दीजिएगा एसोसिएटिव लॉ ऐसे नहीं डिफाइंड होता है। प्रेसिडेंस ऑर्डर उनके लेवल को डिफ्रेंशिएट करता है, बट एसोसिएटिव लॉ एक लेवल पे लाई करने वाले ऑपरेटर्स को भी डिफ्रेंशिएट करता है। यानी कि प्लस माइनस एक लेवल पे हैं, बट किसको पहले अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10 - 4 को पहले अप्लाई कर देंगे तो क्या पता है आंसर डिफरेंट आ जाए। दैट्स वाई यूज द एसोसिएटिव लॉ टू एक्चुअली फाइंड द वैल्यू इन करेक्ट वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस कौन से एसोसिएटिव लॉ में लाई कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, उसी हिसाब से आपको एसोसिएटिव लॉ लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले आपका सब्ट्रैक्शन होगा, देन आपका एडिशन होगा, जो पहले आएगा उसका पहला एडिशन। क्यों? क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करिए, माइनस पहले मिलेगा आपको, देन प्लस मिलेगा। सिमिलरली आपको अगर इन सब फंक्शंस का इन सब ऑपरेटर्स का यूज़ करके कोई ये बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है लेट से, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव वाले रूल में लाई करता है या फिर लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट वाले एसोसिएटिव लॉ में लाई करता है। तो आपको उसी हिसाब से उसका वैल्यू उसी हिसाब से आपको उसका वैल्यू मिलेगा, यानी कि उसका आउटपुट आपको उसी हिसाब से मिलेगा। यानी कि अगर आपने गलती से यहाँ पे देखिए, अगर आपने 4 को ऐड कर दिया होता, लेट से 6, देन आपने 10 से माइनस कर दिया होता, इसका वैल्यू 4 आ गया होता, बट एक्चुअली आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे देखिए एक्चुअल आंसर 2 है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव फॉलो करना है ना कि राइट टू लेफ्ट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 2 नंबर में ही आएगा, अगर आपने सही नहीं किया तो वही गलत हो जाएगा।
तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि आप लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिव का ऑर्डर देख लें एक बार। सिमिलरली आपको आंसर 8 मिलेगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है फटाफट। तो पाइथन में जो भी आप नंबर ऑफ कोड्स लिखते हैं वो एक ब्लॉक वाइज डिफाइंड होता है। सिंगल लाइन मल्टी लाइन ब्लॉक डिफाइंड होते हैं, जिनमें इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है। उसके मदद से फ्रेंड्स आपको मल्टी लाइन ब्लॉक ऑफ कमांड लिखा जाता है। कोड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे कि इफ़, फॉर, वाइल, ये सब के आप क्या कह सकते हैं कि इन सब के जब आप ऑपरेशंस यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडेंटेशन और कोड स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब इफ़ में और कोई स्टेटमेंट आता है तो वो इसके इस साइड नहीं, उसके अंडर होता है, यानी कि उसको इंडेंटेट करके कुछ लाइन या गैप छोड़ के कुछ स्पेसेस दे के फ्रेंड्स उसको अंदर की ओर लिखा जाता है, जो कि इफ़ के अंदर रन करते हैं। तो इस टाइप के कुछ कोड स्ट्रक्चर एंड ऑफ ब्लॉक ये सब मेंशन किए होते हैं। ये इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें फ्रेंड्स आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ ही 2 तरीके के पढ़ने हैं बस, सिंगल एंड मल्टी लाइन, और डू वाइल फॉर लूप में जितने भी तरीके के कोड्स आते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड्स कैसे लिखना, क्या लिखना है, वो आपके सेकेंड या उसके आगे चैप्टर में होगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस सिंगल एंड मल्टी लाइन ब्लॉक ऑफ कोड है और उसके एग्जांपल हैं, जैसे आप देख लीजिए। यहाँ मल्टी लाइन में क्या कहने का मतलब है कि पाई की वैल्यू आपने पहले लाइन में ली है, जो कि आप एक फंक्शन में डिफाइन किया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू आपने सिंगल लाइन में ले ली। देन आपने सेकंड लाइन में क्या लिया है, एरिया लिया है। देन आपने एक वैल्यू दी है कि रिटर्न एरिया, यानी कि जब ये फंक्शन रन करेगा, लेट्स से डिफाइंड कैलकुलेटेड एरिया, मतलब कैलकुलेटेड एरिया वाला फंक्शन जब आपका रन करेगा तो आपके ये फंक्शन जो कि इसके अंदर डिफाइंड है लाइन ऑफ कोड्स, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद एरिया आपका एट द एंड शो करेगा। यानी कि एक लाइन में एक कोड नहीं लिखी हुई है, मल्टी लाइन कोड है। इसमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया गया है। हम इसको चाहते तो सिंगल लाइन में भी कर सकते थे, बट फॉर आवर ईजी एंड कन्वीनियंटी के लिए हम लोग इसको मल्टी लाइन कोड में कोड करते हैं। कंफर्टेबिलिटी रहती है अच्छी, नहीं तो आपके कोड मिक्स हो जाएगी तो आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किसका वैल्यू है, और कोड में बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी। इसी वजह से इसको हम मल्टी लाइन कोड में लिखते हैं। और सिंगल लाइन कोड में क्या डिफरेंस है, सिंगल लाइन कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ का एक स्टेटमेंट और प्रिंट का एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख दिया गया है, यानी कि इसको सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। इसमें 2 जो स्टेटमेंट हैं वो एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कर दी गई हैं, इसीलिए इसको सिंगल लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। इसमें कुछ डिफरेंसेस मैंने मेंशन कर दिया गया है, मेंशन कर दिया है मैंने। अब देख लीजिए पाइथन में जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है। जैसे कि आप यहाँ पे एक फंक्शन देख सकते हैं। ये फंक्शन जब भी डिफाइंड होता है तो अपने एक से ज़्यादा ही लाइन ऑफ कोड लेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो एक देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक्चुअली 2 अलग अलग सिंगल लाइन कमांड्स हैं। मतलब इफ़ का जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया है, ये 2 अलग अलग कोड हैं, बट वो एग्जीक्यूट एक साथ किए गए हैं। इफ़ यानी कि अगर 5 से बड़ा होगा तभी जाके प्रिंट ऑप्शन रन करेगा। इस पूरे कंडीशनल स्टेटमेंट को एक लाइन में रन कर दिया गया है, और यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को 2 से 3 लाइन लगी है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी लाइन एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगल लाइन। इस पर कुछ डिफरेंसेस मैंने दे दिए हैं, और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने डाटा का डिस्क्रिप्शन दे दिया। डाटा किस टाइप के होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स और केसेस कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो सब फ्रेंड्स आप चाहें तो इस पीपीटी से पढ़ सकते हैं। सभी चीज़ को मेंशन तो कर दिया मैंने। अब आपको जो है कि इनके डेफिनेशंस पे काम करना है, इनको याद करना है, या फिर जो करना है एग्जांपल आप मैक्सिमम कोड आप करिए फ्रेंड्स। आप कंफ्यूज ना होइए, जितना हो सके उतना आपको कोडिंग करना है। सिर्फ आपको समझना है कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, कौन सा प्रोग्राम कब आपको याद रखना है, ये सब आप देखते चलिए। टाइप कन्वर्जन क्या होता है ये मैं आपको बता दिया था ऊपर ही। टाइप कन्वर्जन जस्ट 2 तरीके के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शंस फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जैसे कि अगर आपने ए की वैल्यू 5 ली है और बी की वैल्यू 2.5 ली है, तो ये फंक्शन
ये पाइथन के इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता हो जाता है कि अगर 2 पॉइंट में समथिंग वैल्यू आई है तो ऑलरेडी ये फ्लोट वैल्यू होगी। अगर इसकी आपको टाइप को पता करना है तो आप ये प्रिंट टाइप रिजल्ट, यानी कि प्रिंट टाइप और बीच में आपको रिजल्ट की जगह बी, यानी कि जो ये वेरिएबल नेम है अगर आप उसको लिखते हैं तो रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको बता देगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल नेम है, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू है। ये लिख के आएगा कि ये फ्लोट वैल्यू है, यानी कि ये क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। सिमिलरली आप इंटीजर वैल्यू पता कर सकते हैं टाइप कास्टिंग यानी कि टाइप फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ टाइप कास्टिंग का मतलब है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि किसी वैल्यू को आपने एज ए इंटीजर एज ए स्ट्रिंग आपने उसको क्या किया है, आपने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है एज ए स्ट्रिंग, और वो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब आप उसको फर्दर प्रोग्राम में एज अ इंटीजर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने गलती से उसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया था बट आप उसको एज ए इंटीजर आप उसको करना चाहते हैं, तो पाइथन ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसको आप एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, उसका टाइप कन्वर्जन यानी कि उसका डाटा टाइप आप बदल सकते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग बोला जाता है या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज़ इम्प्लिसिट, व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसका आप देख लीजिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको आप ज़रूर से देखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पूछी गई है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि x = 10 है मेंशन है यहाँ पे, और y = इंटीजर में x ले लिया गया है। तो यहाँ पे मैनुअली हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को एक इंटीजर में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइम कन्वर्जन। यानी कि ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑटोमेटिक कहाँ होता था, ऑटोमेटिक पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक इन केस ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में करता था, बट एक्सप्लिसिट में हमें वो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको एन मौके पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिमिलरली अगर आप z = फ्लोट y में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो 10 है, 10 एक्चुअली इंटीजर वैल्यू है, बट इसको अब ये इंटरप्रेटर क्या शो करेगा, एज अ फ्लोट वैल्यू शो करेगा, बिकॉज वी हैव टाइप कास्टेड इट्स डाटा टाइप। सो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट 2 टाइप ऑफ डाटा टाइप कन्वर्जन होते हैं जो कि ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके कुछ फ्रेंड्स मैंने क्या कह सकते हैं डेफिनेशन वाइज ले लिए हैं। अगर रेफरेंसेस आपको इस पर लिखने आता है तो इन डिफरेंसेस को याद करके जाइए। आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर ऑब्वियसली मिल जाएगा। 7 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स, तो आप जान जाइए कि कोड तो ऑब्वियसली देगा ही देगा। ये मत सोचिए कि पूरा आप थ्योरी लिख के आ गए हैं तो आपका पूरे नंबर मिल जाएगा, वो थ्योरी देखते ही काट दिया जाएगा, क्योंकि आपको पाइथन यानी कि कोड, सिंपली आप पाइथन समझते ही समझ जाइए कि आपको कोड ही लिखना है। भले ही आप उसको थ्योरी से ना चालू करके क्वेश्चन को आप कोड से लिखना चालू करते हैं तो उससे आपकी ज़्यादा प्रेजेंटेशन स्किल दिखेगी पेपर में, यानी कि आप अपने क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो कोड को फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बैक लगता है बहुत लोगों का। आप लोग कृपया करके कोड पे ज़्यादा काम करिए, थ्योरी पे नहीं। थ्योरी तो फ्रेंड्स मैक्सिमम लोग कवर कर लेते हैं, बट कोड मैक्सिमम लोग नहीं कवर कर पाते हैं। पाइथन में कुछ मेरे क्लासमेट्स हैं जिनके बैक लगे हैं, उनको भी फ्रेंड्स कोडिंग में बहुत दिक्कत होता था। हालांकि उनका बैक पेपर भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैक पेपर भी अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। तो इसको हल्के मत लेके चलिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कोड को। थ्योरी आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ कोड लिख के आ जाते हैं तो आपको पक्का है कि इसमें नंबर मिल जाएगा और आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो एट लास्ट थैंक यू। अगर अंतिम तक आप देख के अगर आप अंतिम तक बने हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी पाइथन के फर्स्ट चैप्टर में जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। जितने कोडिंग टाइप की चीज़ें थी मैंने कवर कर पाई हैं। कुछ मैं एक्स्ट्रा कोड टाइप के पीपीटी में भेज दिया करूँगा टेलीग्राम पे, जो कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उनका कोडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।